हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको तरंग फलन के बारे में बताने जा रहा हूँ और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, बेसिक जो पोस्टुलेट्स हैं, अवधारणाएं हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ तरंग फलन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी निकाय को प्रदर्शित करने के लिए, किसी वस्तु, किसी कण, किसी भी निकाय को प्रदर्शित करने के लिए हम एक फलन परिभाषित करते हैं, जिसको हम उस निकाय या उस वस्तु या उस कण का तरंग फलन या वेव फलन कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं, और उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं, साई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे सामान्य स्थिति में हर व्यक्ति का एक नाम होता है, उसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में हर निकाय का एक फलन होगा जो उसका तरंग फलन कहलाता है। यह तरंग फलन उस निकाय के समस्त गुणों का प्रदर्शन करता है, अर्थात इस तरंग फलन में उस निकाय के सभी गुण समाहित होते हैं। इस तरंग फलन के द्वारा ही उस निकाय के सभी गुण समाहित होते हैं और सभी गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये तरंग फलन साई, यह तरंग फलन स्थिति और समय का सम्मिश्र फलन होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ पोजिशन एट टाइम। तो साई इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड टी। अगर एक विमीय है तो एक्स एंड टी, और त्रिविमीय है तो आर एंड टी, और ये सम्मिश्र फलन होता है। तो सम्मिश्र राशियाँ वो होती हैं जिनके वास्तविक और काल्पनिक भाग दोनों होते हैं, ऐसी राशियों को हम सम्मिश्र राशि कहते हैं। तो ये तरंग फलन भी एक सम्मिश्र तरंग फलन होता है। इस तरंग फलन के कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो किसी भी निकाय का तरंग फलन परिमित होता है, सतत होता है और एकल मानी होता है, कंटिन्यूस, कन्वर्जेंट एंड सिंगल वैल्यूड। कंटिन्यूस इसलिए कि अगर कोई निकाय, कोई कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो सतत रूप से ही जाता है, तो उसके साथ उसका तरंग फलन भी सतत रूप से ही चलेगा, इसलिए तरंग फलन भी सतत ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है, एक से कम होती है, परिमित होती है, 100% से कम होती है। तो तरंग फलन भी परिमित ही होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि तरंग फलन से प्रायिकता प्राप्त होती है। तो तरंग फलन भी परिमित होना चाहिए, अर्थात इसकी लिमिटेड वैल्यू ही होनी चाहिए, अनंत मान इसका नहीं होना चाहिए। तीसरा है सिंगल वैल्यूड, कि तरंग फलन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कि इसका एक मान ही होना चाहिए। तो अगर कोई कण किसी स्थान पर है तो उसके वहाँ पर पाए जाने की प्रायिकता एक ही होती है, एक ही मतलब एक ही मान होता है। तो दो प्रकार की प्रायिकता नहीं होती कि ये कण यहाँ पर है, इसके यहाँ पाए जाने की प्रायिकता 1/2 या 2/3 है, नहीं, या तो 1/2 होगी या 2/3 होगी, तो निश्चित होगी। तो सिंगल वैल्यूड ही साई होनी चाहिए, कि साई का एकल मान ही होना चाहिए। तो ये साई की 3 विशेषताएं हैं। अब ये कि साई से हमको प्राप्त क्या होता है, तो साई का जस्टिफिकेशन क्या है, साई का औचित्य क्या है। तो ये साई का जस्टिफिकेशन है कि अगर हम तरंग फलन साई को साई के संयुग्मी, जिसको हम साई स्टार से लिखते हैं, तो अगर हम तरंग फलन साई को इसके संयुग्मी साई स्टार से गुणा करें तो हमको इस गुणा से किसी कण के उस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता प्राप्त होती है। तो जिस स्थान के लिए तरंग फलन लिखा गया है साई, उस स्थान के लिए तरंग फलन ले साई, तरंग फलन का संयुग्मी ले साई स्टार, तो दोनों को गुणा करें तो हमको उस स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता प्राप्त होती है, अर्थात P प्रायिकता इक्वल टू साई स्टार साई, या साई मॉडुलस का
स्क्वायर। तो ये तरंग फलन का औचित्य है कि व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ ए वेव फंक्शन, कि तरंग फलन का औचित्य क्या है। तो प्रथम दृष्टि में या प्रारंभिक स्तर पर तरंग फलन को तरंग फलन के संयुग में से गुणा करने पर हमको किसी स्थान पर कण के पाए जाने की प्रायिकता प्राप्त होती है। ये तरंग फलन का जस्टिफिकेशन। तो किसी स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता साई स्टार साई, संपूर्ण स्थान में या संपूर्ण आयतन में पाए जाने की प्रायिकता। अभी संपूर्ण स्थान या संपूर्ण आयतन एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय हो सकता है, तो सारी प्रायिकताओं का योग हो जाएगा। इस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता साई स्टार साई है, तो यहाँ से यहाँ तक पाए जाने की प्रायिकता, तो यहाँ से यहाँ तक उसका समाकलन कर दिया जाएगा। तो P इक्वल टू साई स्टार साई का इंटीग्रेशन, एक विमीय है तो इंटीग्रेशन सिंगल होगा, इंटीग्रेशन dx, और त्रिविमीय है तो P इक्वल टू कुल प्रायिकता साई स्टार साई का कुल इंटीग्रेशन dv या डिटो, जैसा भी हम लिखना चाहें, डिटो या dv 3D इंटीग्रेशन को बताता है। और यही तरंग फलन की सार्थकता या उसका औचित्य है, अर्थात तरंग फलन के संयुग में से गुणा करने पर किसी स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता प्राप्त होती है, और कुल प्रायिकता उस प्रायिकता का समाकलन करने से हमको प्राप्त होती है। अब यदि कोई कण किसी स्थान पर है तो हम कह सकते हैं कि उसके वहाँ पाए जाने की प्रायिकता 100% है, और प्रायिकता का न्यूमेरिक मान 1 होगा। अर्थात किसी कण के किसी स्थान पर पाए जाने की कुल प्रायिकता 100% है या कुल प्रायिकता का संख्यात्मक मान 1 है, तो वो कण वहाँ निश्चित रूप से पाया जाएगा। तो ऐसा तरंग फलन जिससे हमको किसी कण के किसी स्थान पर पाए जाने की या संपूर्ण आयतन में पाए जाने की प्रायिकता इकाई प्राप्त होती है, तो ऐसा तरंग फलन प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है। सो इफ साई स्टार साई इंटीग्रेशन dv और dx इक्वल टू 1, देन साई इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब कोई कण किसी स्थान पर पाया जाता है निश्चित रूप से, तो उसकी प्रायिकता हो गई इकाई। तो साई फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे हमको किसी कण के किसी स्थान पर कुल पाए जाने की प्रायिकता इकाई प्राप्त हो। इसीलिए जो साई पर हमने जो ऊपर प्रतिबंध लगाए थे वो इसी कारण थे कि इस साई से हमको प्रायिकता प्राप्त होती है, और प्रायिकता हमको परिमित प्राप्त होनी चाहिए, निश्चित प्राप्त होनी चाहिए, प्रायिकता का एक ही मान प्राप्त होना चाहिए। और जब कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो उसकी प्रायिकता बदलती है, तो प्रायिकता का मान एक से अधिक हो नहीं सकता, तो साई का मान भी अनंत नहीं हो सकता, साई का मान भी परिमित ही होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो तरंग फलन प्रयुक्त किए जाते हैं उनसे जो कुल प्रायिकता प्राप्त होती है वो इकाई प्राप्त होती है। ऐसे ही तरंग फलन का हम उपयोग करते हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो तरंग फलन है वो नॉर्मलाइज्ड होने चाहिए, प्रसामान्यीकृत होने चाहिए। तो जिन तरंग फलन से साई साई स्टार इंटीग्रेशन dv का मान नॉट इक्वल टू 1 प्राप्त होता है, अर्थात इकाई प्रायिकता प्राप्त नहीं होती, तो ऐसे तरंग फलन को हम अप्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। अप्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी तरंग फलन प्रयुक्त किए जाते हैं वो प्रसामान्यीकृत होने चाहिए। अगर वो प्रसामान्यीकृत नहीं है, अप्रसामान्यीकृत हैं, तो फिर उनको प्रसामान्यीकृत कर लिया जाता है। अर्थात अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तरंग फलन नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, और अगर नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज्ड कर लिया जाता है, और इस प्रक्रिया को क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, प्रसामान्यीकरण कहा जाता है। तो किसी
तरंग फलन को, जो कि नॉर्मलाइज नहीं है, प्रसामान्यीकृत नहीं है, उसको प्रसामान्यीकृत करने की प्रक्रिया प्रसामान्यीकरण कहलाती है। अर्थात वेव फंक्शन अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाना होगा, और नॉर्मलाइज किए जाने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है बहुत ही सिंपल है। सामान्य से मैथमेटिक्स से ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कुल प्रायिकता का मान इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टो या डी बी इक्वल टू 1 ना आकर के n आता है, एंड n इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इक्वल टू जो n आता है ये बताता है कि साई नॉर्मलाइज नहीं है। तो फिर ये इंडिकेशन भी हमको होता है कि साई को नॉर्मलाइज कर लिया जाए। अब साई को नॉर्मलाइज करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि राइट साइड में जो n है उस n का लेफ्ट साइड में भाग दे दिया जाता है। तो इस n का लेफ्ट साइड में भाग देंगे तो हमारे पास लेफ्ट में होगा 1/n इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी बी इक्वल टू 1। अब इधर जो 1/n है इसको हम दो फैक्टर्स में तोड़ेंगे, 1/√n इंटू 1/√n। एक 1/√n को साई स्टार के साथ ले लेंगे, 1/√n को साई के साथ ले लेंगे। तो अब जो मान आएगा वो राइट साइड में इक्वल टू 1। तो 1/√n साई स्टार इंटू 1/√n साई इंटीग्रेशन डी टू इक्वल टू 1। तो अब जो साई स्टार और साई मिल करके प्रायिकता 1 नहीं दे रहे थे, अब साई स्टार 1/√n के साथ और साई 1/√n के साथ जो प्रायिकता है 1 दे रहा है। अर्थात साई नॉर्मलाइज्ड नहीं है लेकिन साई अपॉन√n नॉर्मलाइज्ड है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में साई को नॉर्मलाइज करने के लिए साई में √n का भाग दे दिया जाएगा। तो फिर साई अपॉन√n को एक नया फंक्शन नाम दे देंगे जिसको हम फाई कहेंगे। अब हम लिख देंगे फाई स्टार फाई डी टू इक्वल टू 1, जहाँ पर फाई इक्वल टू 1/√n इंटू साई। तो अगर किसी कण के लिए तरंग फलन हमने साई लिया है, साई नॉर्मलाइज नहीं है, तो फिर हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के लिए हमको 1/√n से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो फिर एक नया फंक्शन बनेगा फाई। तो हम साई ना लेकर के साई की जगह फाई का प्रयोग करेंगे और फाई का मान होगा 1/√n इंटू साई। अब एक और टाइटल आता है प्रत्याशित मान, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसा कि सामान्य हम फिजिक्स या मैथमेटिक्स में प्रयोग करते हैं औसत, तो औसत क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता। तो उसकी जगह प्रत्याशित मान लिया जाता है, एक्सपेक्टेड मान लिया जाता है। और ये प्रत्याशित मान राशि के कुल प्रायिक मान और कुल प्रायिकता के अनुपात के बराबर होता है। राशि का कुल प्रायिक मान, राशि के होने की प्रत्याशा, राशि के कुल पाए जाने की प्रायिकता, किसी कण के कुल पाए जाने की प्रायिकता, उसका प्रत्याशित मान और उसमें कुल प्रायिकता का भाग दें। तो राशि का कुल प्रायिक मान अपॉन कुल प्रायिकता। अब राशि का कुल जो प्रायिक मान आएगा वो आएगा राशि गुणा प्रायिकता। तो राशि को प्रायिकता से गुणा करेंगे तो राशि का प्रायिक मान हो गया, उसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो हमारे पास कुल प्रायिक मान आ जाएगा। प्रायिकता है साई स्टार साई, उसका समाकलन कर देंगे तो कुल प्रायिकता आ जाएगी। तो हमारे पास प्रत्याशित मान आ गया एक्स का साई स्टार एक्स साई डीटो अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई का साई स्टार साई डीटो। तो जिस भी राशि का प्रत्याशित मान ज्ञात करना हो उसको प्रायिकता से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने x का प्रत्याशित मान ज्ञात करना है तो उसको प्रायिकता से मल्टीप्लाई करेंगे तो साई स्टार इंटू साई, तो ये हो गया राशि गुणा प्रायिकता। अब x साई स्टार साई ये 3 संख्याएं होगी या 3 मान हो गए, तो इसमें पहले दूसरे तीसरे नंबर पर किसको रखें? तो इसके लिए ये ट्रेडिशन है कि पहले साई स्टार को रखा जाएगा, फिर राशि को रखा जाएगा और फिर साई को रखा जाएगा। अर्थात पहले आएगा साई स्टार, फिर आएगा एक्स और फिर आएगा साई।
यानी कि जिस राशि का हम प्रत्याशित मान ज्ञात करना चाहते हैं वो साई स्टार और साई के मध्य में आएगा, मिड में आएगा। तो इसीलिए हम लिखते हैं इंटीग्रेशन साई स्टार एक्स साई डी टो या डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टो या डी एक्स। जैसे मैंने पहले बताया, अगर 3D है तो डी टो और 1D है तो डी एक्स। अब अगर हम साई जो फंक्शन ले रहे हैं वो नॉर्मलाइज्ड है तो फिर कुल प्रायिकता का मान होगा 1, यानी इकाई होगी। तो फिर हमको कुल प्रायिकता का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास नीचे 1 होगा। तो हमारे पास राशि का प्रत्याशित मान आएगा साई स्टार एक्स साई डी एक्स इंटीग्रेशन या साई स्टार आर साई डी टो इंटीग्रेशन 3D। इस राशि के प्रत्याशित मान को हम इस तरह लिखते हैं। और ये जो लेफ्ट में 2 इंडिकेटर हैं ये ब्रा एंड कैट्स कहलाते हैं। ये ब्रैकेट की शॉर्ट फॉर्म है, तो लेफ्ट साइड ब्रा कहलाती है, राइट साइड में ये कैट कहलाते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू या प्रत्याशित मान को ब्रा और कैट्स के बीच में लिखा जाता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वांटम यांत्रिकी के मुख्य अभिधारणाएं, बेसिक पोस्टुलेट्स, यानी कि वो कल्पनाएं, वो अभिधारणाएं, वो रूल्स, वो रेगुलेशंस जिनके आधार पर क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो अभिधारणाएं हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन सबको अगर एक जगह कर दें तो वही इसकी मूल अवधारणाएं हैं, वही इसके पोस्टुलेट्स हैं। तो वो चाहे हमने फलन पढ़ा हो, ऑपरेटर्स पढ़े हों, नॉर्मलाइजेशन पढ़ा हो या एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़े हों, ये सब बेसिक पोस्टुलेट्स में आते हैं, मूलभूत अवधारणाओं में आते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो पहली मूल अवधारणा है वो है कि किसी भी निकाय के समस्त गुणों को प्रदर्शित करने के लिए एक तरंग फलन परिभाषित किया जाएगा जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। अर्थात प्रत्येक निकाय का एक तरंग फलन होगा। तरंग फलन होना निश्चित है। तो हर सिस्टम के लिए जो क्वांटम मैकेनिक्स का है उसके लिए एक तरंग फलन परिभाषित करना जरूरी है। हर निकाय का अपना एक तरंग फलन होता है। और जैसा तरंग फलन में बताया था कि ये तरंग फलन सम्मिश्र तरंग फलन है, स्थिति और समय का फलन है, और इस फलन में उस निकाय के समस्त गुण समाहित होते हैं। अर्थात उस निकाय के समस्त गुणों का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व ये तरंग फलन साई ही करता है। दूसरी अवधारणा है कि ये जो तरंग फलन है, जो पहले आया था अभी, कि एकल मानी होना चाहिए, सतत होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड, कंटिन्यूस और कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो शर्तें हैं,